आज से हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, रीट की। तो जाको टॉपिक पहले यूँ देख लेंगे साइकोलॉजी एक्चुअल में है क्या है, फिर बाकी बात देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो जहाँ पहले देख सबसे पहले दे दिए परिभाषा कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, जो कि इतिहास बहुत छोटा है। एबिंगहास है, उसने ये कहा था कि देखो अतीत तो बहुत लंबा है, यानी मनोविज्ञान है तो बहुत पुरानी, लेकिन इसके इतिहास के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए इतिहास छोटा है इसका। फिर यह है कि मनोविज्ञान का अतीत 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है, जबकि इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। यानी कि मनोविज्ञान के अंतर्गत जो हम पढ़ाई करते थे, जो जानते थे कि इंसान क्या है, कैसे काम करता है, मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है, इसके बारे में शुरुआत तो 400 ईसा पूर्व से ही हो गई थी, लेकिन इसके बारे में लिखित में साक्ष्य, इसको एक अलग विषय मान करके शुरुआत इतिहास इसका 16वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। फिर है कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोएकर या रुडोल्फ गोइकी के नाम से आता है। तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गोएकर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत किया, ठीक है। मतलब रुडोल्फ गोएकर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया प्रकाशित करी और उसमें 1590 ईस्वी में मनोविज्ञान शब्द को यूज किया उसने पहली बार। फिर मनोविज्ञान के जनक हैं अरस्तु, यानी मनोविज्ञान के जो जनक हैं, जो फादर हैं, जिनकी वजह से मनोविज्ञान आज हम पढ़ते हैं, वो एक्चुअल में अरस्तु हैं। और ये कहाँ से आई है, तो ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में थी, इसीलिए दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी बोला जाता है। फिर शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था, जो अभी मैं बता रहा था कि पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। फिर वर्तमान मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना शुरू किया गया। अब धीरे धीरे जब कमियां महसूस होने लगी कि ये दर्शन शास्त्र से थोड़ी अलग है, इस वजह से इसको स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे अलग अलग परिभाषाएं देना शुरू किया। पहले तो यही देख लेते कि जो हम साइकोलॉजी, इंग्लिश वर्ड है साइकोलॉजी, इसको पढ़ते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इस साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन व यूनानी, यानी कि ग्रीक भाषा जो होती है उसको लैटिन या यूनानी के नाम से भी आ जाता है, या फिर ग्रीक के नाम से भी, कि दो शब्दों से साइकी तथा लोगस से मिलकर बना हुआ। यानी कि जो अपना साइकोलॉजी वर्ड है, ये साइकी और लोगस से मिलकर बना है, जहाँ पर साइकी का अर्थ होता है आत्मा का, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान। यानी कि हम कह सकते हैं साइकी और लोगस का मिलाकर अर्थ बनता है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान, ठीक है। अब इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। यानी कि पहले ये दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में थी, फिर उसके बाद जब इसको अलग अलग मानने की कोशिश की गई कि ये दर्शन शास्त्र से थोड़ा अलग है, एक स्वतंत्र विषय है, तब इसको परिभाषाएं देने के लिए सर्वप्रथम परिभाषाएं दी गई आत्मा के विज्ञान के रूप में, जिसे किसने दिया, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने, ठीक है। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। अब इन्होंने तो कह दिया कि ये आत्मा का विज्ञान है, लेकिन एक्चुअल में आत्मा ही क्या है इनको ये नहीं बताया गया। इन्होंने तो अपने समय में कह दिया कि हाँ ये आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान, लेकिन किसी ने ये स्पष्ट नहीं किया कि वास्तव में आत्मा क्या है। इसी वजह से 16वीं शताब्दी तक आते आते यह परिभाषा जो दी गई थी यह अमान्य हो गई। फिर 17वीं शताब्दी में पोम्पोनोजी थे, उन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। यानी कि 16वीं शताब्दी तक हम मानते रहे कि यह आत्मा का विज्ञान है, जिसे अरस्तु, डेकार्टे, प्लेटो इन्होंने समर्थन दिया। लेकिन 17वीं शताब्दी में पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मन का या मस्तिष्क का विज्ञान मानना शुरू कर दिया। उन्होंने यह, लेकिन बाद में ये भी परिभाषा मान्य हो गई कि इन्होंने मन मस्तिष्क का विज्ञान तो बता दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाया कि ये मन और मस्तिष्क का क्या मतलब है यहाँ पे, यानी ये परिभाषा भी धीरे धीरे अमान्य हो गई। लेकिन फिर 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि विलियम वोंट आया, विलियम जेम्स, वाइब्स, जेम्स अली, ऐसे मनोविज्ञानी हुए। इन्होंने क्या किया, जो मनोविज्ञान है उसको चेतना का विज्ञान मानना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान वास्तविकता में चेतना का विज्ञान है, लेकिन यहाँ चेतना का अर्थ नहीं पता था कि चेतना किससे संबंधित है, क्या चीज़ है। इसकी वजह से अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। यानी कि चेतना का भी इन्हें पूर्ण रूप से उस समय पता नहीं था, इसलिए यह परिभाषा भी बाद में अमान्य हो गई। लेकिन विलियम वुंट ने जर्मनी की लिप्जिंग नामक एक स्थान है जर्मनी में,
जहाँ पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। यानी कि ये कह सकते हैं कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित कहाँ हुई, जर्मनी के लिप्जिंग में। कब हुई, 1879 में। और किसके द्वारा हुई, विलियम वुंट के द्वारा। ठीक है। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यानी विलियम वुंट जो है, हम उनको क्या कह सकते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। ठीक है। इसी समय से यानी कि 1879 से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। यानी कि ये यहाँ तक, यानी कि 19वीं शताब्दी से पहले तो ये दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में था। इसे स्वतंत्र करने के बहुत प्रयास किए गए, इसी वजह से ये अलग अलग परिभाषाएं दी गई। लेकिन यहाँ से इसको पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र विषय माना गया। यानी कि जब विलियम वुंट ने ये प्रयोगशाला स्थापित कर दी, उसके बाद से इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में मानने लगी। लिप्जिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यानी कि जर्मनी के जिस विश्वविद्यालय में ये प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, आज उस विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है, विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स के नाम से, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। फिर आए विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी, यानी कि जो विलियम मैकडूगल थे उनकी पुस्तक थी आउटलाइन साइकोलॉजी, उसके प्रश्न नंबर 16 पर चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है। क्योंकि जब 19वीं शताब्दी में इन लोगों ने चेतना कह दी तो उसका इन्होंने वास्तविकता में अर्थ ही नहीं बता पाए। इस वजह से इसकी निंदा किसने की, विलियम मैकडूगल ने अपनी किस पुस्तक में, आउटलाइन साइकोलॉजी में। उसके किस पेज नंबर पर वास्तविकता में इसने की थी निंदा, तो पेज नंबर 16 पर निंदा की। ठीक है। तो 20वीं शताब्दी के मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। यानी कि 20वीं शताब्दी आते आते मनोविज्ञान की 4 परिभाषाएं हो गई, जिसमें ये थी लास्ट, व्यवहार का विज्ञान। यानी कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया, व्यवहार का विज्ञान। कि आदमी या कोई भी जीव जिसके पास मस्तिष्क है वो किस तरीके का व्यवहार करता है, इस वजह से इसको व्यवहार का विज्ञान कहा गया। और यह परिभाषा आज भी प्रचलित है। यानी कि वर्तमान में इसको सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई है। फिर व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं वॉटसन। यानी कि व्यवहार का जो विज्ञान है इसको प्रमुखता किसने दी, वॉटसन ने दी। और इनके अलावा इनका समर्थन किसने किया, वुडवर्थ ने, स्किनर ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने, ठीक है, इत्यादि के द्वारा इनका समर्थन किया गया। फिर व्यवहारवाद के जनक भी इनको ही माना गया, क्योंकि इन्होंने व्यवहारवाद की परिभाषाएं दी, तो इसीलिए इनको व्यवहारवाद का जनक भी बोला गया। तथा व्यवहारवादी वंशानुक्रम में कम विश्वास करते हुए तथा वातावरण में अधिक, यानी कि ये व्यवहारवादी वंशानुक्रम में कम विश्वास करते हैं और वातावरण में अधिक करते हैं। ठीक है। इसलिए वॉटसन ने कहा, तो मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। यानी कि ये क्या है, व्यवहारवाद को नहीं मानते थे, ये वातावरण पर ज़्यादा प्रभाव डालते थे कि जैसा वातावरण होगा वैसा ही व्यवहार हो जाएगा, जैसा वातावरण होगा वैसा ही व्यवहार हो जाएगा। यानी कि अगर कोई अब इनका कहने का तात्पर्य कैसे था कि अगर मान लीजिए इनको कोई 2 साल का या 3 साल का बच्चा दे दिया जाए और उन्हें कहा जाए कि इस बच्चे को चोर बना दो, तो ये उसे चोर कैसे बनाती, उसका वातावरण बदल के। यानी कि उस बच्चे को ऐसी जगह पर रखते जहाँ पर चोर रहते हों या चोरी की घटनाएं होती हों। इस तरीके से वॉटसन कह रहे थे कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। अब आपने भी देखा होगा कि कई बौद्ध भिक्षु छोटे छोटे बालकों को अपने साथ ले जाते हैं और फिर उन्हें जैसे वातावरण में बालक रहते हैं वैसे ही वो बनने लग जाते हैं, वो भी छोटी छोटी उम्र से ही बौद्ध भिक्षु बनने लग जाते हैं। यहाँ वुडवर्थ के अनुसार सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक ने अपनी आत्मा का त्याग किया। यानी कि वुडवर्थ क्या कहते हैं कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। मनोविज्ञान जो था पहले उसे आत्मा का विज्ञान कहा गया, इसलिए पहले इसका त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर इसने मन का जो मनो या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया उसका त्याग कर दिया, यानी कि उस परिभाषा को भी छोड़ दिया। फिर चेतना का त्याग किया, यानी कि फिर उसे चेतना का विज्ञान माना गया, उसको भी त्याग दिया गया, यानी छोड़ दिया गया। और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। यानी कि चारों परिभाषाओं को सम्मिलित करते हुए कहा कि पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था, जिसे अमान्य कर दिया गया। फिर उसे मन का या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, जिसको भी बाद में अमान्य कर दिया। फिर चेतना का त्याग किया, यानी कि इसको बाद में जब 19वीं शताब्दी आते आती जब इसको चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा तो उस चीज़ को भी इसके द्वारा नकार दिया गया। और वर्तमान में यानी 20वीं शताब्दी से लेकर आज तक जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकारता है, यानी कि व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है मनोविज्ञान को। क्रू एंड क्रू के अनुसार 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी है।
यहाँ पर कौआ और कौआ हुए थे, उन्होंने क्या कहा कि 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी है, कौआ ध्यान रखना है। तो इन्होंने 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक 20वीं शताब्दी में ही बच्चों के लिए ही सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने लगे, इस वजह से इसको बच्चों की शताब्दी कहा गया।